आइए सुनते हैं मैक्सिम गोर्की की लिखी कहानी वो लड़का। ये कहानी रूसी कहानी का हिंदी अनुवाद है। ये छोटी सी कहानी सुनाना काफ़ी कठिन होगा, इतनी सीधी सादी है ये। जब मैं अभी छोटा ही था तो गर्मियों और बसंत के दिनों में रविवार को अपनी गली के बच्चों को इकट्ठा कर लेता था और उन्हें खेतों के पार जंगल में ले जाता था। इन पंछियों की तरह चहकते छोटे बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना मुझे अच्छा लगता था। बच्चों को भी नगर की धूल और भीड़ भरी गलियों से दूर जाना अच्छा लगता था। उनकी माएँ उन्हें रोटियां दे देती, मैं कुछ मीठी गोलियां खरीद लेता, क्वास की एक बोतल भर लेता और फिर किसी गडेरिये की तरह भेड़ों के बेपरवाह मेमनों के पीछे पीछे चलता जाता, शहर के बीच, खेतों के पार, हरे भरे जंगल की ओर, जिसे बसंत ने अपने सुंदर वस्त्रों से सजा दिया होता। आमतौर पर हम सुबह सुबह ही शहर से बाहर निकल आते, जबकि चर्च की घंटियां बज रही होती और बच्चों के कोमल पांव के जमीन पर पड़ने से धूल उठ रही होती। दोपहर के वक्त जब दिन की गर्मी अपने शिखर पर होती तो खेलते खेलते थक कर मेरे मित्र जंगल के एक कोने में इकट्ठे हो जाते। तब खाना खा लेने के बाद छोटे बच्चे घास पर ही सो जाते, झाड़ियों की छांव में, जबकि बड़े बच्चे मेरे चारों ओर घिराते और मुझे कोई कहानी सुनाने के लिए कहते। मैं कहानी सुनाने लगता और उसी तेजी से बतियाता, जिससे मेरे दोस्त और जवानी के काल्पनिक आत्मविश्वास तथा जिंदगी के मामूली ज्ञान के हास्यास्पद गर्व के बावजूद मैं अक्सर अपने आप को विद्वानों से घिरा हुआ किसी 20 वर्षीय बच्चे का सा महसूस करता। हमारे ऊपर अनंत आकाश फैला है, सामने है जंगल की विविधता, एक जबरदस्त खामोशी में लिपटी हुई। हवा का कोई झोंका खड़खड़ाता हुआ पास से निकल जाता है, कोई फुसफुसाहट तेजी से गुजर जाती है। जंगल की सुवासित परछाइयां कांपती हैं और एक बार फिर एक अनुपम खामोशी आत्मा में भर जाती है। आकाश के नील विस्तार में श्वेत बादल धीरे धीरे तैर रहे हैं। सूरज की रोशनी से तपी धरती से देखने पर आसमान बेहद शीतल दिखता है और पिघलते हुए बादलों को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरे चारों ओर हैं ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे, जिन्हें जिंदगी के सभी गम और खुशियां जानने के लिए मैं बुला लाया हूँ। वो थे मेरे अच्छे दिन, वो ही थी असली दावतें और जिंदगी के अंधेरों से ग्रसित मेरी आत्मा, जो बच्चों के ख्यालों और अनुभूतियों की स्पष्ट विद्युता में नहाकर तरोताज़ा हो उठती थी। एक दिन जब बच्चों की भीड़ के साथ शहर से निकलकर मैं एक खेत में पहुंचा तो हमें एक अजनबी मिला, एक छोटा सा यहूदी, नंगे पांव, फटी कमीज, काली भ्रुकुटियां, दुबला शरीर और मेमने से घुंघराले बाल। वो किसी वजह से दुखी था और लग रहा था कि वो अब तक रोता रहा है। उसकी बेजान काली आंखें सूजी हुई और लाल थीं, जो उसके भूख से नीले पड़े चेहरे पर काफ़ी तीखी लग रही थीं। बच्चों की भीड़ के बीच में से होता हुआ वो गली के बीचों बीच रुक गया। उसने अपने पाँवों को सुबह की ठंडी धूल में दृढ़ता से जमा दिया और सुघड़ चेहरे पर उसके काले होंठ भय से खुल गए। अगले क्षण एक ही छलांग में वो फुटपाथ पर खड़ा था। उसे पकड़ लो! सभी बच्चे एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। नन्हा यहूदी, नन्हे यहूदी को पकड़ लो! मुझे उम्मीद थी कि वो भाग खड़ा होगा। उसके दुबले, बड़ी आंखों वाले चेहरे पर भय की मुद्रा अंकित थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो हंसी उड़ाने वालों की भीड़ के शोर के बीच खड़ा था। वो पांव उठा उठाकर अपने आप को जैसे ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कंधे राह की बाड़ पर टिका दिए थे और हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया था। और तब अचानक वो बड़ी शांत और साफ और तीखी आवाज में बोल उठा, मैं तुम लोगों को एक खेल दिखाऊं। पहले तो मैंने सोचा कि ये उसका आत्मरक्षा का कोई तरीका लग रहा होगा। बच्चे उसकी बात में रुचि लेने लगे और उससे दूर हट गए। केवल बड़ी उम्र के
और अधिक जंगली किस्म के लड़के ही उसकी ओर शंका और अविश्वास से देखते रहे। हमारी गली के लड़के दूसरी गलियों के लड़कों से झगड़े हुए थे। उनका पक्का विश्वास था कि वो दूसरों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और वो दूसरों की योग्यता की ओर ध्यान देने को भी तैयार नहीं थे। पर छोटे बच्चों के लिए ये मामला एकदम सीधा साधा था। दिखाओ, ज़रूर दिखाओ। वो खूबसूरत दुबला पतला लड़का बाड़ से परे हट गया। उसने अपने छोटे से शरीर को पीछे की ओर झुकाया, अपनी उंगलियों से ज़मीन को छुआ और अपनी टांगों को ऊपर की ओर उछालकर हाथों के बल खड़ा हो गया। तब वो घूमने लगा जैसे कोई लपट उसे झुलसा रही हो। वो अपनी बाहों और टांगों से खेल दिखाता रहा। उसकी कमीज और पैंट के छेदों में से उसके दुबले पतले शरीर की भूरी खाल दिखाई दे रही थी। कंधे, घुटने और कोहनियां तो बाहर निकले ही हुए थे। लगता था अगर एक बार फिर झुका तो ये पतली हड्डियां चटक कर टूट जाएंगी। उसका पसीना चूने लगा। पीठ पर से उसकी कमीज पूरी तरह भीग चुकी थी। हर खेल के बाद वो बच्चों की आंखों में बनावटी निर्जीव मुस्कुराहट लिए हुए झांक कर देख लेता। उसकी चमक रहित काली आंखों का फैलना अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे उनमें से पीड़ा झलक रही थी। वो अजीब ही ढंग से फड़फड़ाती थी और उसकी नज़र में एक ऐसा तनाव था जो बच्चों की नज़र में नहीं होता। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर उसे उत्साहित कर रहे थे। कई एक तो उसकी नकल करने लगे थे। लेकिन अचानक ये मनोरंजक क्षण खत्म हो गए। लड़का अपनी कलाबाजी छोड़कर खड़ा हो गया और किसी अनुभवी कलाकार की सी नज़र से बच्चों की ओर देखने लगा। अपना दुबला सा हाथ आगे फैलाकर वो बोला, अब मुझे कुछ दो। वो सब खामोश थे। किसी ने पूछा, पैसे? हाँ, लड़के ने कहा। ये अच्छी रही, पैसे के लिए ही करना था तो हम भी ऐसा कर सकते थे। लड़के हंसते हुए और गालियां बकते हुए खेतों की ओर दौड़ने लगे। दरअसल उनमें से किसी के पास पैसे थे भी नहीं और मेरे पास केवल 7 कोपेक थे। मैंने 2 सिक्के उसकी धूल भरी हथेली पर रख दिए। लड़के ने उन्हें अपनी उंगली से छुआ और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। वो जाने को मुड़ा तो मैंने देखा कि उसकी कमीज की पीठ पर काले काले धब्बे पड़े हुए थे। रुको, वो क्या है? वो रुका, मुड़ा। उसने मेरी ओर ध्यान से देखा और बड़ी शांत आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरी पीठ पर? ईस्टर के मौके पर एक मेले में ट्रपीज करते हुए हम गिर पड़े थे। पिता अभी तक चारपाई पर पड़े हैं, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कमीज उठाकर देखा। पीठ की खाल पर बाएं कंधे से लेकर जांघ तक एक काला जख्म का निशान फैला हुआ था, जिस पर मोटी सख्त पपड़ी जम चुकी थी। अब खेल दिखाते समय पपड़ी फट गई थी और वहां से गहरा लाल खून निकल आया था। अब दर्द नहीं होता? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब दर्द नहीं होता, बस खुजली होती है, और बड़ी बहादुरी से, जैसे कोई हीरो ही कर सकता है। उसने मेरी आंखों में झांका और किसी बुजुर्ग की सी गंभीर आवाज में कहा, तुम क्या सोचते हो कि अभी मैं अपने लिए काम कर रहा था? कसम से नहीं, मेरे पिता। हमारे पास एक पैसा तक नहीं है और मेरे पिता बुरी तरह जख्मी हैं। इसीलिए एक को तो काम करना ही पड़ेगा। साथ ही हम यहूदी हैं ना, हर आदमी हम पर हंसता है। अच्छा, अलविदा। वो मुस्कुराते हुए काफ़ी खुश खुश बात कर रहा था और तब अपने घुंघराले बालों वाले सिर को झटका देकर अभिवादन करते हुए वो चला गया, उन खुले दरवाज़ों वाले घरों के पार, जो अपनी कांच की मारक उदासीनता भरी आंखों से उसे घूर रहे थे। ये बातें कितनी साधारण और सीधी हैं, है ना? लेकिन अपने कठिनाई के दिनों में मैंने अक्सर उस लड़के के साहस को याद किया है, बड़ी कृतज्ञता से भर के।